इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की जब प्रिपरेशन शुरू करी है तो इन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम को क्रैक किया है और जिसमें अभी फ़िलहाल डीएसएसबी में ये टीचर की पोस्ट पर भी हैं। तो सिलेबस तो शुरू करता है पढ़ना, अब पढ़ते-पढ़ते में क्या होता है कि बीच से ही मोड़ ले लेता है कि भई हमको मॉक टेस्ट पे भाग जाना चाहिए। सर जैसे कि मैंने अपनी तैयारी की है तो मैंने ये देखा है कि पहले सिलेबस ख़त्म करना चाहिए। एंड मोमेंट पे कहीं न कहीं मतलब है कि नहीं हो पाए उसमें सक्सेस, मतलब या 1 ही नंबर या 2 नंबर से रह गए और बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें टूट जाते हैं। मतलब वो इस तरीके से बिगड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इस तरीके का माहौल बना लेते हैं। और कहीं-कहीं एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसकी चॉइस तो अलग है लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं। क्या ऐसा फेस आपके साथ हुआ था? तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है हमेशा, ऐसा नहीं किया कि जो डिसीजन लेगा ठीक ही लेगा, लेकिन ना? कभी हम लोग नहीं देख पाते हैं वो चीज़ें जो पेरेंट्स देख रहे होते हैं। सर जो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो परसिवरेंस है, डटे रहना। जी, जी। कोई भी एग्ज़ाम अगर नहीं भी होता था तो बस एक हल्का सा मुस्कुराना है, कोई बात नहीं। दोस्तों आज हमारे बीच हैं अंकुर भारद्वाज जी और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की जब प्रिपरेशन शुरू करी है तो इन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम को क्रैक किया है और जिसमें अभी फ़िलहाल डीएसएसबी में ये टीचर की पोस्ट पर भी हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। तो अंकुर जी आप एक बार बताएँ कि जब आपने अपनी तैयारी करी थी तो सबसे ज़्यादा आपने किस चीज़ को फ़ॉलो किया था? मतलब कई बार होता है कि जो कॉम्पिटिशन की लाइन में जब बच्चा जाता है तो सिलेबस तो शुरू करता है पढ़ना, अब पढ़ते-पढ़ते में क्या होता है वो बीच से ही मोड़ ले लेता है कि भई हमको मॉक टेस्ट पे भाग जाना चाहिए। तो कई बार होता है आधा सिलेबस हो पाता है उसका, फिर वो अपना कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो वो मॉक का हल्ला सुन लेता है। हालाँकि ज़रूरी होते हैं मॉक, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है और बहुत ज़्यादा योगदान भी होता है। तो क्या बच्चे को किस तरीके से करना चाहिए? मतलब पूरा क्या स्ट्रेटजी उसकी रहनी चाहिए? कैसे वो अपने आप को मेंटेन करके चले? उसको जो मॉक लगाने चाहिए वो कब से स्टार्ट करने चाहिए? सर जैसे कि मैंने अपनी तैयारी की है तो मैंने ये देखा है कि पहले सिलेबस ख़त्म करना चाहिए। जी। एटलीस्ट एक बार सारा सिलेबस बुक से या नोट्स बना के या किसी भी कोचिंग के थ्रू ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर बीच-बीच जी। में आपको मॉक लगाने भी हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो गया है आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप जो प्रॉपर मॉक नहीं होता वो, मॉक तो एक फुल टेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूरा एक टेस्ट होता है उसको मॉक बोलते हैं। लेकिन सेक्शनल टेस्ट हम लगा सकते हैं कि उसके हुँ। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन उस सेक्शन के। जब एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने चाहिए। और मॉक टेस्ट पहले एक बार प्रीवियस ईयर भी देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है पहले एक बार देखना। प्रीवियस ईयर 2-3 लगाने के बाद फिर जो कोचिंग्स के या किसी के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। मतलब ये है कि मतलब अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी में आप आ रहे हैं, तो अगर सेक्शनल टेस्ट में जैसे मानो कि अगर टॉपिक वाइज़ लगाएँ, जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करा, तो आप पूरा मॉक ना लगा के उसको टॉपिक वाइज़ टॉपिक पहले वाइज़। कवर करें। यस, यस। तो जैसे होता है कि कई बार हम लोग स्टूडेंट के साथ में ये रहता है कि वो तैयारी शुरू करी है और खूब मन से पढ़ाई करी है। उन लोगों के लिए एक संदेश आप लोग बताना क्या हो सकता है कि जैसे बहुत मन से, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं और जिस एग्ज़ाम की उन्होंने प्रिपरेशन की है बहुत मेहनत से, एंड मोमेंट पे कहीं न कहीं मतलब है कि नहीं हो पाए उसमें सक्सेस, मतलब या 1 ही नंबर या 2 नंबर से रह गए और बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें टूट जाते हैं। मतलब वो इस तरीके से बिगड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इस तरीके का माहौल बना लेते हैं। तो और ये होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की 2-4 पेपर देते हैं, तो फिर वो न कहीं गलती की वजह से वो रह जाते हैं। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो कंटिन्यू करें? क्योंकि आपने मल्टीपल एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो आप मैं समझ सकता हूँ कि उस चीज़ को तो समझते होंगे कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखना होता है। सर जो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो परसिवरेंस है, डटे रहना। जी, जी। कोई भी एग्ज़ाम अगर नहीं भी होता था तो बस एक हल्का सा मुस्कुराना है, कोई बात नहीं। लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि लगता है कि ये मेरे लिए नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कुछ उससे अच्छा आपके लिए इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप 12th के बाद ही कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर ना सेलेक्ट होंगे तो आप परेशान होंगे कि मैं कांस्टेबल नहीं हो बन पाया, लेकिन हो सकता है कि ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद आप सब इंस्पेक्टर बन जाएँ। तो लाइफ में मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में कि अगर कुछ नहीं मिला है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, इसलिए वो नहीं मिला है। अदरवाइज़ जो मिलना है वही मिलेगा। जैसे मैं टीचर नहीं बनना चाहता था कभी भी, अध्यापक नहीं बनना चाहता था, मुझे बहुत बोरिंग लगता था टीचर। तो मेरा मन भी था कि पहले डिफेंस में ऑफिसर बनना। जी। तो मैंने 12th के बाद से ही एनडीए, टीईएस, टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम, ग्रेजुएशन के बाद फिर एफकैट, सीडीएस कई बार दिया। एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, एसएसबी दिया, एसएसबी क्वालिफाई नहीं हुआ।
एक सर्टेन एज होती है डिफेंस की, जैसे 25 ईयर्स होती है मैक्सिमम CDS या किसी भी एग्जाम में 25 ईयर्स तक ही आप दे सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट। तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, एज हो गया 25, तो लेकिन 25 के बाद 30 तक भी कुछ एग्जाम्स हैं, 30 से 32 तक भी कुछ एग्जाम्स हैं, उसके बाद 40 तक भी एग्जाम्स हैं स्टेट सर्विसेज में। एग्जाम से तो उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस नहीं हुआ, डिफेंस में मेरा बहुत मन था, कोई बात नहीं, शायद डिफेंस मेरे लिए नहीं बना था, मैंने अटमोस्ट कोशिश की, छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने रास्ते में छोड़ दिया जब तक मेरी एज नहीं हुई। उसके बाद मैंने CGL दिया, CGL में मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन एज ए ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ, लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि CBI केस में वो अटक गया, जिससे 2-3 साल उसमें लग गए। साथ ही मैंने अपने पापा के कहने पर एक डाइट कर लिया था, डाइट होता है कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो डाइट करने के बाद मेरा पहला सिलेक्शन डाइट के थ्रू एज ए असिस्टेंट टीचर उत्तर प्रदेश में हो गया, जिसमें मुझे घर के पास ही पोस्टिंग मिली। उसके बाद मेरा DSSB में एक एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, जिस पे आज मैं वर्किंग हूँ, उस एग्ज़ाम को दिया मैंने, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तब तक मेरा CGL का रिजल्ट ही नहीं आया जो ऑडिटर वाला है। 19 का भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया, 19 का भी रिजल्ट नहीं आया था, और 20 में मेरी ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट टीचर पहले यूपी में हुई। 47 दिन की जॉब के बाद मेरा तुरंत सिलेक्शन दिल्ली में हो गया DSSB में। मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, कुछ कंपेयर किया दोनों जॉब्स को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने DSSB में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा 2018 CGL का रिजल्ट आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला, ऑडिटर लैंसडाउन पोस्टिंग मिली, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में अच्छा सेटल हो चुका था। उसके बाद 2019 में मुझे JSO मिला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट में, वो भी मेरे को शिमला पोस्टिंग मिली, तो आउट ऑफ दिल्ली पोस्टिंग मिलती रही, और ऑलरेडी मैं दिल्ली में DSSB ज्वाइन कर चुका था, तो फिर मैंने वो भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरे दादा सब इंस्पेक्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो बहुत मन था, मेरे ताऊ का बहुत मन था कि पुलिस का एग्ज़ाम निकाले सब इंस्पेक्टर का। तो मैंने 2022 में शायद एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मुझे मिर्ज़ापुर ट्रेनिंग सेंटर मिला, तो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया। फिर फाइनली डिसीजन लिया कि अब मैं यही जॉब जो दिल्ली में कर रहा हूँ ज़्यादा बेटर है, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद लगा कई CGLs में उसके बाद भी हुआ, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया क्योंकि पोस्ट ख़राब हो रही थी कंटिन्यूस। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में, हो सकता है कि मेरे लिए यही फील्ड बना हो जिसको मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता था, तो डेस्टिनी कह रही है कुछ, तो मैंने फिर इसी में सेटल हो गया। लेकिन अभी भी इसी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकते, अभी मैं इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, टीचिंग के फील्ड में ही, तो अभी मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। ऐसा होता है कई बार है ना, स्टूडेंट के अपने खुद के मतलब अपना सपना होता है कि मैं इसको करूं, बच्चे की चॉइस अपनी अलग होती है, और कहीं कहीं एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसकी चॉइस तो अलग है लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं। क्या ऐसा फेस आपके साथ हुआ था कि आपके पापा या मम्मी चाहें कि मेरा लड़का, जैसा होता है ना कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और लड़का अपना है कि मैं तो भैया ऐसा ही बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, ऐसे फेस को कैसे मेंटेन कर सकती हैं बच्चे? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा था कि पापा चाहते थे कि पहले मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ था 10th क्लास तक थी, मैं CA करूं, लेकिन मैंने PCM ले लिया 11th-12th में अपनी चॉइस से, तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है हमेशा, ऐसा नहीं किया कि जो डिसीजन लेगा ठीक ही लेगा। तो उसके बाद मैंने PCM ले लिया, तो मैंने डिफेंस में ट्राई किया, उसमें भी मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा। प्लान B के तहत मेरे फादर ने मुझे डाइट करने के लिए कहा था, तो आज प्लान B के ही नौकरी मैं कर रहा हूँ जो मेरे फादर ने कहा था। कभी कभी तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं रहा। अगर फैमिली ने अपना ओपिनियन रखा, उनकी भी बात मानी मैंने और अपनी भी बात मानी, मैंने अपना ओपिनियन रखा, लेकिन कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि नहीं तुम, मैं अपोजिट कुछ कर रहा हूँ अपनी फैमिली से या मेरी फैमिली मुझसे कुछ अपोजिट कर रही है, हमेशा साथ रहा है। जी, तो आपका मतलब ये कि ऐसा अगर बच्चा कुछ करना चाहता है और जो पेरेंट्स चाहते हैं वो उससे अलग है, पर चीज़ें ठीक है, मतलब एक देखो, जॉब कोई भी व्यक्ति करे तो अपने मन की अगर कर रहा है तो मेरा मानना ये होता है कि उसमें मानसिक तनाव थोड़ा कम रहता है, परेशान नहीं होता, अच्छे से कर पाता है व्यक्ति। लेकिन कभी हम लोग नहीं देख पाते हैं वो चीज़ें जो पेरेंट्स देख रहे होते हैं। हम लोग बहुत यंग होते हैं, हमें एक्सपीरियंस कम होता है, तो हम लोग वो चीज़ नहीं देख पा रहे होते हैं जो पेरेंट्स देख रहे होते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स की बात भी मान लेनी चाहिए, उनकी भी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उनको लगता है कि उनका बेटा या उनका बेटी कुछ कर सकती है जिसमें वो करना चाह रहा है या चाह रही है, तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि पहली बार में अगर देखा जाए तो बच्चे को नहीं पता होता इतना, क्योंकि हमारे माता पिता जो होते हैं वो ज़्यादा, उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसमें क्या होता है वो भी कभी वो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसा ना करे, मतलब उनका एक एम होता है कि वो सक्सेस हो, तो एक मतलब अच्छी तरीके से, मतलब परेशान ना रहे कभी, वो यही चाहते हैं कि ये अगर तैयारी इस लाइन में जाएगा तो उन्होंने वो सोच कर ही कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन बच्चे आजकल के ये होते हैं कि यार
मैं अपनी मम्मी या पापा की वजह से मजबूरी में ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? नहीं, मजबूरी में तो नहीं करना चाहिए कुछ कुछ लोग अगर। स्टूडेंट की मैं सुनता हूँ, बोलते हैं तो सर मेरा तो मन ही नहीं है। बच्चों के कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला है कि सर मेरा तो पुलिस में जाने का मन नहीं है, लेकिन मम्मी का सपना है कि मेरा बेटा हो। तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ बाप के कहने पर वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उसमें सक्सेस ना होने का वजह वजह ये भी हो सकती है कि वो उस तरीके से तो नहीं कर रहा होगा। अगर मेरा मानना यह है कि ये नहीं होता, माँ बाप के सपने भी होते हैं, लेकिन माँ बाप का पहला सपना यही होना चाहिए बच्चों के प्रति कि वो सक्सेस हो। और सक्सेस अगर वो है तो वो कुछ भी करना चाहता है। आपने भी देखा होगा कि जो भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी मर्जी का काम अगर अपनी मन से, माँ बाप को ना कभी कभी बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उसको ये कह देना चाहिए कि अगर वो सही और गलत में फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मानो आपका मन है कि बेटा तुम्हारा डॉक्टर बने, बच्चे का मन है कि मैं ऐसा ही बनूं, तो ठीक है भाई, अच्छा तो कर रहा है ना। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें ज़बरदस्ती इंटरेस्ट पैदा करोगे तो जो एक्चुअल में जो वो कर सकता है वो बेहतर चीज़ें खो जाती हैं कभी कभी। नहीं, इसमें माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। जो बच्चा जिसमें बच्चे का बिल्कुल भी मन ना हो उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जैसे सक्सेस अपनी जगह है, लेकिन सक्सेस के लिए कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में होना चाहिए। जैसे जी। कि समय से उठना, डेली एक्सरसाइज या योगा करना। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। हम बेशक 6 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर सुबह डेली एक्सरसाइज करते हैं या सुबह डेली समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, डिसिप्लिन वे में खाते पीते हैं, तो उससे हमारी डेली जो पढ़ाई है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने पर्सनली। और दूसरी चीज़, बच्चों को अपना कैरेक्टर अपने हाथ में रखना चाहिए। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाएं एटलीस्ट तब तक उनका कैरेक्टर अपने हाथ में होना चाहिए, उनकी पकड़, इधर उधर उनको नहीं भटकना चाहिए। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का ना शेड्यूल ही अपनी मर्जी का रहता है। जैसे बच्चे आजकल देखो कंपटीशन की जब तैयारी कर रहा है तो बच्चा घर छोड़कर बाहर यानी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना पसंद करता है। और ये आपने भी देखा ही होगा, अगर लाइब्रेरी में जा रहा है, लेट नाइट आ रहा है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर रेंट पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तब वो रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। अब 3 बजे तक कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो लगभग अगर मानो कि कम से कम भी अगर सोएगा तो 6 घंटे मान के चलो, अगर वो 6 घंटे सो रहा है तो सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठेगा। क्या ये ठीक है कि नहीं सर, इतना बिल्कुल लेट? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई डू क्या नॉट ज़रूरी सपोर्ट है दिस। कि आप कि पढ़ाई करें तो रात को देर रात तक पढ़ें और सुबह को लेट तक सो जाएँ? आप दोनों में मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो देर रात तक पढ़ाई की है आपने, उसकी जगह आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते, उसमें क्या डिफ़रेंस फ़ील करते हैं आप? सर, मैंने कभी भी ना ही लेट नाइट पढ़ाई की है और ना ही कभी सुबह को लेट उठता हूँ। जी। हमेशा जल्दी सोना, जल्दी उठना। और मैं कभी कोई नींद भी कम नहीं लेता हूँ, आराम से 7 घंटे की मिनिमम नींद लेता हूँ। ये बेकार की चीज़ें हैं कि मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के ये सब करूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। 7 घंटे सोने के बाद भी आदमी के पास 11 घंटे 10 घंटे अगर वो वर्किंग नहीं है तो पढ़ने के लिए होते हैं, और 10 से 11 घंटे दिन में अगर कंसंट्रेट होकर बच्चा पढ़ेगा तो सफिशियंट है। ये तो कल्चर पूरा ख़राब हो चुका है हमारा कि हम लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं और फिर लेट उठते हैं। ये बिल्कुल गलत है सर, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लाइब्रेरी अच्छी चीज़ है, मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइब्रेरी से तैयारी नहीं किया है। मैं अपने घर पे ही टेबल चेयर पे पढ़ा हुआ हूँ अपने होम टाउन में, और वहाँ से पढ़ के सारी जॉब्स निकाली हैं। लेकिन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है 1-2 महीने के लिए कभी, तो मुझे अच्छा लगा कि लाइब्रेरी में ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो जाती है। घर पे हम थोड़ा आलस कर जाते हैं, कभी कुछ खाने लग जाते हैं, कभी कुछ पीने लग जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी अच्छी चीज़ है, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी में पढ़ाई तो होती है, बशर्ते वहाँ पर थोड़ा सा कल्चर रहना है या जो माहौल है, दोस्ती वाला थोड़ा कम रहना चाहिए। बिल्कुल सर, दोस्त वहाँ बनाओ ही मत लाइब्रेरी क्योंकि में। आप लाइब्रेरी अपनी पढ़ाई के लिए चुन रहे हो, अपने व्यवहार बिल्कुल, के लिए नहीं। बिल्कुल ऐसा सर, मानना मेरा भी है मेरा भी कि है। अगर आप घर से बाहर रह रहे हो फिर भी उसके बाद आप लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है, या अपने घर से डेली आप जा रहे हो लाइब्रेरी, बच्चा जॉइन करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि मैं अपनी पढ़ाई बेहतर कर पाऊँ। और कुछ लोग वहाँ जाकर सर दोस्त भी बना लेते हैं, क्योंकि एक वो स्टूडेंट्स था, मैंने बोला था भाई, वो परेशान था तो उसने बताया कारण कि सर मैं पढ़ाई तो करी थी, लेकिन लाइब्रेरी में अगर 8 घंटे में बिता रहा हूँ तो मेरे 2 घंटे तो बेकार ही जा रहे हैं। मैंने भाई तेरा फिर लाइब्रेरी जॉइन करने का क्या मतलब है? लाइब्रेरी स्टूडेंट जॉइन करता किस लिए है? इसलिए करता है ना कि भाई वो अच्छी पढ़ाई कर सके, घर पे रहने वाला व्यक्ति जिसका घर है, अपना रूम है, पढ़ सकता है। लेकिन वो इसलिए घर से बाहर जाके लाइब्रेरी को जॉइन करके पढ़ रहा है कि घर वाले भी डिस्टर्ब ना कर पाएँ, वो अपने बढ़िया तरह से पढ़ पाए।
वहाँ पे उसकी वजह बताई थी कि जो फ्रेंड हैं, तो मानो 2 घंटे तुमने पढ़े, अब की बार तुमने बोला अपने फ्रेंड के कि चल भाई चाय पीने चलना है, तो ये भी स्वाभाविक है कि दूसरा भी बोलेगा चल भाई चाय पीने चलना है। तो ऐसे ना कई बार आना-जाना लगा रहता है, या फिर 2-4 लोग जानकारी के मिल गए, हलो-हाय हो जाती है, 4 बातें हो जाती हैं, तो इसमें टाइम तो जाता है। बिल्कुल जाता है सर। तो मेरा मानना भी यही है, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं संदेश दूँगा, अगर आप लाइब्रेरी जॉइन कर रहे हैं, तो वहाँ दोस्ती ना रखें। अगर आपको लगता है ना उस लाइब्रेरी में आपकी दोस्ती बढ़ चुकी है, तो उस लाइब्रेरी को चेंज कर दें, और नई लाइब्रेरी जब भी जॉइन करें तो उसमें जाके वो माहौल ना बनाएँ, यही है ना? हाँ, तो मैं ये कहना रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिडिल फैमिली से, या मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है, वो अपनी जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं जिससे वो बेहतर कर सकें? मतलब उनके लिए क्या क्राइटेरिया आपने सोच रखे हैं? जैसे मानो मैं कहूँ कि ऐसा होता है ना कि हमारा बजट नहीं हो पाता, या हम अच्छी पढ़ाई कर लें, तो उनके लिए आप कैसे बताएँगे कि अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं? सर देखिए, मैंने जो देखा है अपने इंडिया में, पढ़ाई पे जो टेक्निकल डिग्री हैं, उनके अलावा उतना खर्चा नहीं है। अगर हुँ, जैसे कोई मीडियम फैमिली या लोअर फैमिली है, इनकम अच्छी नहीं है और पहले स्टेप के तौर पे एक जॉब लेनी है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा फ्री है। उसके बाद अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम निकालते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास फ़ीस नहीं है और जो फ़ीस भी है, वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाती है। हुँ। फ़ी कंसेशन मिल जाता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, सिर्फ़ 4,000 रुपए साल की फ़ीस थी और 4,000 रुपए भी अगर आप इनकम आपकी कम है, इनकम सर्टिफ़िकेट लगाते हैं, तो फ़ी कंसेशन में वापस आ जाता है। तो पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना है तो कोई एक कोचिंग का बैच लेना है। आजकल ऑनलाइन कोचिंग है, अड्डा 24/7 1000, 1500, 2000 रुपए में बैच प्रोवाइड करा देते हाँ, हैं और भी सस्ते होते और भी हैं। सस्ते हैं। जो भी आपके वो बैच पसंद, आप सारे अपने टीचर्स को देखिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं। जिनका आपको सबसे अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, उनका एक बैच ले लीजिए। एटलीस्ट 2000 रुपए तो आपकी फैमिली आपको अवेलेबल करा ही सकती है। एक रूम पकड़िए, टेबल चेयर पकड़िए, पेन और रफ लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। फैमिली का सपोर्ट वहाँ मैटर करता है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और फैमिली ने बोला कि ये कर दो, वो कर दो, वहाँ चले जाओ, तो वो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसके लिए मतलब बाहर रहना अफोर्ड बच्चा नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो बाहर रहने का है सर, पढ़ने का खर्चा नहीं है। आप खुद देख लीजिए, बैच इतने सस्ते हैं, पेन पेंसिल क्या ज़्यादा कॉस्टली थोड़ी है। 1 साल पढ़िए, लेकिन घर में रह के लोग पढ़ने दें, वो बड़ी बात है। तो घर में माहौल होना चाहिए, सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए, वरना वो उस कमरे में रह के भी पढ़ सकता है अपने घर में। और एक चीज़ और है, आजकल मुझे लगता है कि आजकल शिक्षा की स्रोत इतनी है कि कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी पढ़ सकता है। अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे, कितना भी मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो किसी भी फैमिली की, लेकिन उनके बच्चे ना कैसे भी करके 12th पास कर ले रहे हैं, है ना? तो 12th पास कर ले रहे हैं, और उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। नहीं है। है ना? अगर उसके बावजूद उन्हें, जैसे कहते हैं ना कि जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको सही करने में भी तो वक़्त लगेगा। वक़्त ना कि जब पहले ही गड्ढे गहरे हों, और समतल करने में टाइम तो लगता ही है। तो मेरा मानना ये है कि वो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, अब उनके लिए ना सीधा, जैसे कहते हैं कि शॉर्टकट की बात करें, वैसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप, भाई देखो पैसा है नहीं, तो आप वैसी पढ़ाई एकेडमिक वाली ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते कि आप बीटेक वगैरह कैसे करेंगे आप? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बीटेक करने के बावजूद भी नहीं करते हैं जॉब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल मतलब देहात से, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, और उनकी नहीं होती ऐसी स्थिति कि वो बहुत बीटेक कर सकें, पॉलिटेक्निक मतलब प्राइवेट कॉलेज से अच्छी डिग्रियाँ कर सकते हैं, अच्छे डिप्लोमास कर सकें, तो उनके लिए नहीं हो पाता ये पॉसिबल। तो क्या उनके लिए वो अपनी, जैसे मैं ना अपनी जर्नी को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? मतलब अगर वो तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई, और वो तो मेहनती होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के सोर्स इतने हो गए हैं। अब हमारे यूट्यूब चैनल से, है ना, एसएससी अड्डा से भी, रेलवे अड्डा हो हमारा, चाहे पुलिस अड्डा हो, जैसे अब क्या होता है कि बच्चे के पुलिस की तैयारी करनी है, हमारा पुलिस अड्डा 24/7 है, हम उस पर क्लासेस देते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, तो रेलवे की हम क्लासेस यूट्यूब पर देते हैं। एसएससी अड्डा वही हमारा बना हुआ, उस पे भी हम एसएससी के थ्रू क्लासेस देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा, अगर मानो 12th पास किया है और ठीक-ठाक है, मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हैं, तो वो पुलिस वगैरह की तैयारी करे। ऐसी चीज़ों से जुड़े, फैमिली के हिसाब से चले। मतलब कि अब स्थिति नहीं है ठीक, तो वो आईटीआई करे।
ITI से बहुत सारी रेलवे में जगह मिल जाती हैं, लोको पायलट वगैरह के आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, जॉब अच्छी है, नो डाउट, और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो उनको मेरा भी यही संदेश है कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा सर, जी, जी, जैसे जी। हम कुछ लोग बहाना मारते हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है। अगर उनमें पढ़ने का जुनून है और वो थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े हैं 12th क्लास तक, इवन 12th नहीं 10th तक भी अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको हर मोहल्ले में, हर गली में और हर शहर में ट्यूशन्स मिल जाते हैं। जी। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो 2-4 बच्चों का ट्यूशन पकड़ के अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, अपने लिए किताबें खरीद सकता है, अपने लिए बैच खरीद सकता है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 2 अच्छे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और ट्यूशन तभी मिलेंगे जब आप में लगन है पढ़ाने की और आपने कुछ आसपास अचीव कर रखा है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो 2-4 ट्यूशन पकड़ के आप बिना फैमिली पे डिपेंडेंट होकर अपनी पढ़ाई आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आजकल जो ट्यूशन है, मतलब मुझे लगता है 2 ट्यूशन तो होने एक ही व्यक्ति चाहिए। का। स्टूडेंट लाइफ में बच्चे को 10th क्लास के बाद 2 बच्चे 1 घंटा निकाल के 2 बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। और ये बेहतर भी होगा बहुत आपको कि अच्छा है। सेल्फ बिल्कुल, डिपेंड हो बिल्कुल। जाना, और दूसरा किसी भी मतलब ये एक मानसिक तनाव नहीं रहेगा कि अगले महीने का खर्चा कहाँ से खर्चा आएगा, कहाँ से आएगा, मेरा रूम पापा से रेंट भी नहीं कैसे लेना जाएगा। पड़ेगा। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर गांव में ही रहते हैं, लेकिन अभी ना कुछ ऐसे भी इलाके हैं, उनको मैं आपको बताऊं, कि जहाँ भी बच्चों को ये नहीं पता, वो 12th में आ गए कि सरकारी नौकरी लगती कैसे है। ठीक है, सरकारी नौकरी कैसे लगती है, बस उनको वहाँ पर शिक्षा पहुँची है तो वो लेकिन लगता है कि पढ़ना होता होगा बहुत ज़्यादा। सच में नहीं है। कई बार मैं अपने गांव के पास में एक गांव है, और वहाँ के मतलब बच्चा था 9th में पढ़ रहा था, 9th 10th में था शायद, मुझे याद नहीं है। तो बोला कि भैया सरकारी नौकरी के लिए जैसे मुझे रेलवे में जाना है तो मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको समझाया था बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कि मुझे लगता है कि 10th तक के बच्चे को ये सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए कायदा में। उन चीज़ों को अब स्टूडेंट इधर उधर की चीज़ों को सर्च करता है, वो सारी चीज़ें, तो जो सोर्स है उन सोर्स का पॉजिटिव वे में अब तो यूज़ करना सर चाहिए। कैरियर काउंसलिंग के बहुत सारे बैच हाँ, अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बच्चा लेकिन रील पसंद करता है देखना। हाँ, क्योंकि अगर वो कुछ यूट्यूब पे अच्छा प्रॉम्प्ट डालेगा और कुछ सर्च करेगा कि मुझे इस फील्ड में कैसे कैसे कर सकता हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स के पड़े हुए हैं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन बच्चे देखते ही नहीं हैं उनको, है ना। ऐसा ये नहीं है। है कि उस गांव में कोई आदमी मिलेगा तभी बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, ये नौकरी कैसे होती है। अभी आप यूट्यूब पर डालिए कि रेलवे में एनटीपीसी की नौकरी क्या है, क्या होता है उसमें, कुछ भी सर्च सब कर कुछ सकते हैं अवेलेबल है। आप लोग, लेकिन है और कि स्मार्टफोन सभी घरों में है अभी। हाँ, तो अब थोड़ा ये है। अब दूसरा एक कारण मुझे रहता है, मुझे पर्सनली मानना है मेरा, कि जब से सोर्स ज़्यादा हुए हैं ना, सोर्स ज़्यादा, जैसे कहते हैं एक व्यक्ति है, अगर एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, उसने एक सोर्स ले रखा है, मान लो एक ही चैनल है मान लो, या कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग है, या कोई भी एक चैनल है, एक आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने कोई एक बैच ले लिया और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर उस बैच को शिद्दत से बढ़िया तरह से पढ़ा जाए और उसके बाद चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह की जो हैं उनको अच्छे से करें, तो उसमें सफल हो सकता है जगह जगह पढ़ने से। कहते हैं जितने ज़्यादा सोर्स होंगे उतना नाश का कारण होता है। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अभी जैसे मानो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, अभी मुझसे पढ़ाई की, मतलब 2 महीने 3 महीने पढ़े, बीच में मानो किसी कारण बस आपकी पढ़ाई में ब्रेक लग गया, 1 डेढ़ महीने मुझसे पढ़ने के बाद, अब तुमने वो गैप ऐसा लग गया, लंबा लग गया, मानो 15-20 दिन का या 1 महीने का लग गया। उस दौरान क्या होता है, बच्चा फिर दोबारा से जब रीस्टार्ट करता है तो फिर वो देखता है जो भी मिल गया वहाँ से पढ़ लेना, या फिर आज कुछ यहाँ से पढ़ लो, कुछ इस चैनल से पढ़ लो, कुछ इस चैनल से पढ़ लो, ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, वो कैसे अपने आप को। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि पहले आप बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देख के डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस अध्यापक का ज़्यादा समझ में आ रहा है, और जिस अध्यापक का समझ में आ रहा है उसी अध्यापक से कॉन्टिन्यूस पढ़िए। मान लीजिए कुछ ऐसा है जो सर ने पढ़ाया है लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा पढ़ना है, सर ने वो नहीं पढ़ाया है, आपकी बुक में कुछ आ रहा है या कुछ एग्ज़ाम्स में आ रहा है, तो अगर आप लंबे समय तक सर से जुड़े रहेंगे तो वो अगर डाउट सर को भेजेंगे तो सर उसको भी पढ़ा देंगे। जी जी, ऐसा होता नहीं है कि भी। उसके लिए आप किसी तीसरे आदमी पे चले जाएं। अगर आप किसी दूसरे या तीसरे पे वो पढ़ने जाएंगे फिर वहाँ स्टार्ट करेंगे, वो नया कॉन्सेप्ट होगा, पढ़ाने का तरीका अलग होगा। क्यों ना आप जिसका आपको सबसे अच्छा समझ में आया है, जिससे आपने स्टार्ट किया है, उसी से ही अपनी क्वेरी पूछिए, उसी से ही अपने नए कॉन्सेप्ट पूछिए। वो टीचर आपके लिए समय निकाल के ज़रूर वो चीज़ें लेके आ जाएंगे, समझा देंगे आपको। लेकिन हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा।
मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सोर्स होने में भी एक सोर्स बेहतर चुनना पड़ेगा बिल्कुल सर। आपको, और बेहतर सोर्स भी वो कहने का मतलब है कि आपको जो भी चाहिए उसी से सींचो, जितना भी चाहिए उसी से सींचो। मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी ज़रूरत के लिए आप इधर जाओ, फिर दूसरी ज़रूरत के लिए इधर आओ। उसे जो थोड़ी सी ज़रूरत है, जिसकी वजह से तुमको जाना पड़ रहा, उसको वहीं अवेलेबल करवाओ। जिससे क्या होगा, अपना सीधा एक फोकस होगा कि हमें अगर ऑनलाइन पढ़ना है, वीडियो देखनी है, तो इस चैनल को ओपन करा, बस पढ़ लिए। और कोई बच्चा अगर लगातार सर से जुड़ा रहता है तो सर भी जान जाते हैं कि ये बच्चा लगातार मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे पढ़ रहा है, उसके लिए कंटेंट सर देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल होता है बिल्कुल ये देते बात। हैं। मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने जब भी मैं कोई बैच शुरू करता हूँ, फ्रेशर बच्चे को एक साथ बहुत ज़्यादा भी दे देना ना, वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो उसे भी बांध कर चलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उसके पास क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको एक साथ नहीं कवर कर पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट का एक तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। पढ़ाने को आओ तो एक ही टॉपिक को खूब लंबा पढ़ा सकते हो, खूब। और यहाँ पर दो बातें रहती हैं। स्टूडेंट कहता है यार सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा, कब तक होगा। फिर उन चीज़ों को ध्यान में रख के ना, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कराने के बाद जो हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ, प्रैक्टिस क्लास कराता हूँ, तो मैं जो चीज़ें उनमें एक्स्ट्रा हो सकती थी टॉपिकों में, मैं उनको वहाँ मिक्स करके चलता हूँ। कि जैसे मानो कोई भी टॉपिक है, जैसे अभी हमने बच्चों को पढ़ाया, जैसे मैंने घड़ी पढ़ाया, घड़ी में मैंने टाइम दिया और एंगल निकालना सिखाया। तो पहले मैंने मिनट एंड आवर, आवर एंड मिनट पे टाइम पे, जैसे 9:30 पे एंगल निकलवाया। पहले ऐसे सवाल कराए खूब, फिर मिनट को फ्रैक्शन में एक सवाल करा दिए। फिर मैंने और के आवर, मिनट और सेकंड तीनों के सवाल, जैसे रेलवे एग्जाम में देखे गए कई बार, तो घंटा, मिनट और सेकंड तीनों ही टाइम होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ उनको, अब वो ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, तो एक दो चीज़ें वहाँ बताने के बाद पूरा, कि बच्चा ऐसा भी ना है कि हमने नहीं देखा, मेरा ही पर्सनली रहता है। तो इस तरीके से अगर वो पढ़ेगा और फिर वो मॉक लगाएगा, प्रैक्टिस सेट लगाएगा, और उस तरीके से चीज़ें करेगा, तो मुझे लगता है कि सफल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। बस एक आपसे एक और क्वेश्चन है बस मेरा, कि बच्चे जब मॉक लगाएंगे, मॉक को लगाने का पैटर्न क्या होता है? मतलब जैसे आप, मतलब पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, अब फाइनली उसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही वो लगाएगा, तो उसका पूरा आप लोग, आपका जो मतलब कहते हैं ना कि रणनीति क्या बनाई जाए उसकी, कि वो मॉक को एकदम बेहतर बना पाए। सर मॉक के लिए मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं और पूरा टेस्ट हो भी नहीं पाता, उससे पहले समय ख़त्म हो जाता है। जी। तो हमें जो हमारे जो पहली बार में पेपर करना है सॉल्व, हमें जो एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको कर देना है। दूसरी बार में दोबारा से क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है मॉक स्टार्टिंग से। उसके बाद थोड़े से मैंने देखा है कि हम एक ही बार अटके रहते हैं किसी क्वेश्चन पे बहुत देर तक, लेकिन जब दोबारा मान लो उसको छोड़ दिया, पूरा पेपर करने के बाद इजी क्वेश्चन दोबारा से हम आते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में इतना माइंड हमारा फास्ट काम नहीं करता है, कैलकुलेशन इतनी तेज़ नहीं होती है। पहले इजी पार्ट करने के बाद फिर हम दोबारा से अगर उस पर लौट कर आएँ तो मॉक आसानी से हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना उसमें बहुत ज़रूरी है। जो टफ़ पोर्शन है उसमें कम से कम करें ताकि गलत कम से कम हो, और जो इजी पोर्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट लगाता है, तो कुछ स्टूडेंट है, दो टाइप के होते हैं, आप बताना वो कौन सा ठीक बैठेगा। दो होते हैं कि एक होता है कि केवल मॉक लगाएगा और जो सवाल हो रहा है ठीक है, उसे सबमिट करा, आंसर करा, मतलब उसने पूरा मॉक लगा दिया और उसने अपना रिजल्ट देख लिया। एक तो ये है कि लग गया भैया, मैंने मॉक लगा लिया। अब वो दोबारा से मॉक लगाता तो कोई दूसरा लगाता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसने मॉक लगाया पहले, पहले पूरा सबमिट कर दिया, सबमिट के बाद उसने अपना नंबर देखा पूरे कि भाई कितने नंबर मेरे बने हैं, और उसके बाद उसको कम नंबर रहे या ज़्यादा रहे, उसको ये देखना होता है उसमें मेरा गलत क्या गया है, गलत क्या गया है, और वो गलत जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनको फिर से रिव्यू करता है। एनालाइज करना। हाँ, पूरा मॉक अच्छे टेस्ट के तरीके बाद से उनको बिल्कुल देखता सर, है कि मॉक टेस्ट वजह के क्या है, बाद। कैसे क्या है। इनको देखकर पूरा, मतलब कौन सा पैटर्न आपको पसंद सर आता है? दूसरा वाला, पहले दूसरा मॉक वाला। टेस्ट लगाओ, फिर एनालाइज करो कि किस पोर्शन में मार्क्स कम रह गए हैं। उसके बाद उस पोर्शन को थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर लो। जैसे मान लीजिए मेरा वर्ब का सेक्शन है, मैं वर्ब के क्वेश्चन बहुत गलत कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो मैं एक बार वर्ब दोबारा देख लेता हूँ, या प्रोनाउन में गलतियाँ कर रहा हूँ, या पंक्चुएशन में गलती कर रहा हूँ, या मेरा ये पैसेज नहीं हो रहा है अच्छे से, तो मुझे रीडिंग स्किल अपनी बढ़ानी है। तो जिस पोर्शन में मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मॉक देरी लगाओ। जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन जो वीक पोर्शन है उसके लिए आप जो मॉक तो 1 घंटे लगाएंगे, आधा घंटे में एनालाइज कर लेंगे, 2 घंटे मॉक लगाएंगे, 1 घंटे में एनालाइज कर लेंगे, 3 घंटे हो गए। जो स्टडी के अब 5 से 7 घंटे दिन के बचे हैं, उसमें जो आपके वीक पोर्शन है उन पे फिर अपना वर्क करो, उनको रिवाइज करो। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले बेसिक से अपना पूरा सिलेबस कवर करो जी फिर उसके बाद मॉक लगाओ, तो मॉक में जो पूरा उससे एनालिसिस कर लो अच्छे से, बिल्कुल सर, तब हर जाके मॉक को दूसरे पे एनालाइज करो, पहुंचो। अच्छा गया या बेकार गया है, सबको हाँ, एनालाइज करो।
वही सिखाने के लिए ही होते हैं। तो बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लगा आपसे मिलकर थैंक मुझे। यू सर, थैंक यू। और ठीक है।